इतना धांसू बजट आया है, फिर भी कमबख्त रुपया है कि गिरता ही जा रहा है। लेकिन बेरोजगारी और महंगाई का क्या? पर मेन बात है कि देश में 12 लाख कमाने वाले हैं ही कितने लोग। हाँ, बिहार वाले थोड़ा खुश हो सकते हैं। मुबारक हो, आपके लिए तो कई अनाउंसमेंट्स हैं। खुश तो बहुत होंगे आप। 12 लाख का डाइवर्जन जो मिल गया है। किसी को 25,000 का फायदा होगा तो किसी को 1 लाख का। क्या करेंगे आप इतने पैसे का? एक दो एक्स्ट्रा गाड़ी खरीद लेना, या टीवी, या फैमिली के साथ मालदीव्स घुमाना। कितना बदल गया है ना सब कुछ। ना महंगाई है ना गरीबी, नौकरियां ही नौकरियां हैं। नहीं है तो लग जाएंगी। नॉक नॉक, कौन है? रियलिटी। रिसेंटली एक एनालिसिस से पता चला कि देश की 26.4% जनता गरीबी रेखा के नीचे है। सरकार कहती रही कि बस 5% गरीब है। इधर एक्सपर्ट उससे 5 गुना ज्यादा गरीब बता रहे हैं। क्या सरकार के आंकड़े गलत हैं? या सरकार जानती है तभी तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है? खैर, सवाल ये है कि इन लोगों के इनकम को 12 लाख होने में कितना टाइम लगेगा? इसी 2047 तक हो जाएंगी या 2080 तक वेट करना पड़ेगा? इतना धांसू बजट आया है, फिर भी कमबख्त रुपया है कि गिरता ही जा रहा है। शेयर मार्केट को तो 7वें आसमान पर होना था। क्या इनको जरा भी शर्म नहीं आती? उधर मोदी जी के मित्र तारीफ पे तारीफ, माफ कीजिएगा टैरिफ पे टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। क्या उन तक हमारी लाल आंखों का सिग्नल नहीं पहुंचा? ऑलरेडी 205 इंडियंस को यूएस मिलिट्री प्लेन से इंडिया डिपोर्ट कर दिया गया है। चलिए ग्लोबल चिंता छोड़िए। क्या बजट 2025 ने सच में आपके घर के बजट को दुरुस्त कर दिया है, या फिर 15 लाख की तरह नया 12 लाख का मंत्र पकड़ा दिया है? अच्छी बात ये हुई कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने ये कहा और बार बार कहा कि हमें लोगों में इन्वेस्ट करना है, पर हेल्थ, एजुकेशन, मनरेगा और सोशल सेक्टर से इन्वेस्टमेंट गायब है। फिर इस बजट में है क्या? बजट कट्स, 12 लाख का डाइवर्जन एंड जैकपॉट फॉर बिहार इलेक्शंस। सबसे पहले ये 12 लाख की ही बात कर लेते हैं। 1 लाख महीना सैलरी कमाने वाले खुश हैं। इनको 12 लाख की एनुअल इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उससे ऊपर 16 लाख तक 15% की दर से टैक्स लगेगा। नई टैक्स स्लैब्स तो आपने अब तक रट ही ली होंगी। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, अगर सच में इनकम टैक्स को सिंप्लीफाई करना है तो ये बेस स्लैब को ही 12 लाख तक क्यों नहीं कर देते? क्या मतलब है कि 4 से 8 लाख और 8 से 12 लाख के स्लैब्स रखने का? 4 से 5 लाख कमाने वाले बेशक टैक्स ना दें, पर टैक्स भरने के प्रोसेस में अपना कीमती वक्त तो जाया करते हैं। जिन्हें टैक्स नहीं भरना आता वो सीए की फीस देते हैं। इन टैक्स स्लैब्स को बरकरार रखकर फाइनेंस मिनिस्टर ने सीएस की जॉब बचा ली है। ध्यान से देखिए अलग अलग टैक्स स्लैब्स पे मिलने वाले इन रिबेट्स को, और इन्हें भी रट लीजिए। टैक्स भरते वक्त काम आएगा। आने वाला इनकम टैक्स बिल और क्या कंफ्यूजन ऐड करता है देखने वाली बात है। पर जैसे जैसे ज्यादा लोग न्यू टैक्स रजीम से जुड़ते जाएंगे, ओल्ड टैक्स रजीम में जो आपको डिडक्शंस मिलते थे वो गायब होते जाएंगे। जैसे एटीसी, एटीडी, इंश्योरेंस एंड प्रीमियम, एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट, रेंट अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस एटसेट्रा। पर मेन बात है कि देश में 12 लाख कमाने वाले हैं ही कितने लोग? सरकार कहती है कि रिकॉर्ड 7.28 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए, पर इनमें से 5.16 करोड़ लोगों ने जीरो टैक्स फाइल किया, बस कंप्लायंस के लिए फाइल किया। मतलब बस 2 करोड़ लोग ही टैक्स दे रहे हैं। तो ये 12 लाख का टैक्स फ्री होना बस 1 करोड़ लोगों को ही फायदा पहुंचाएगा। क्या आप इन 1 करोड़ लोगों में आते हैं? हमें कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर नेहरू जी के जमाने में आप 12 लाख रुपए कमाते होते तो 12 लाख रुपए की आय पर आपकी 1/4 सैलरी सरकार वापस ले लेती, टैक्स में चली जाती। अगर आप आज इंदिरा जी का जमाना होता तो 12 लाख की कमाई पर आप करीब करीब सुनकर के चौंक जाएंगे। अगर आज इंदिरा जी की सरकार होती और 12 लाख पर आपके 10 लाख रुपया टैक्स में चले जाते। बजट 2025 में भी नेहरू का हाथ है। आपकी इनकम अगर 12 लाख नहीं है तो उसके पीछे भी नेहरू का ही हाथ है। क्या शर्म नहीं आती? देश के 146 करोड़ जनता में से बस 1 करोड़ को छूट देकर हेडलाइंस मैनेज कर ली।
लोगों के हाथों में पैसा आएगा तो इकोनॉमी में भी डिमांड बढ़ेगी। पर क्या सच में लोगों के हाथों में पैसा आ रहा है? डायरेक्ट टैक्स रिलीफ तो बस 1% टैक्स पेयर्स को ही मिला है, बाकी के 99% का क्या? देश में 25,000 रुपए महीने से नीचे कमाने वाले 90% लोगों का क्या? इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि जीएसटी तो सभी पे करते हैं, पर जीएसटी में तो कोई छूट नहीं है। जब भी डायरेक्ट टैक्स रिलीफ दिया जाता है, इससे सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर को फायदा होता है, उसे ही बढ़ावा मिलता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जहां 90% से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, उन्हें इसका कोई फायदा नहीं मिलता। 1% लोगों को फायदा देके बाकी 99% लोगों को चिढ़ाया जा रहा है। डिमांड तब बढ़ती जब गरीबों के हाथों में पैसा दिया जाता। अरे कैश ट्रांसफर्स नहीं, जॉब्स। 2023-24 में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम से 8 करोड़ 32 लाख लोगों को रोजगार मिला था। ये स्कीम 9,700 करोड़ के घाटे पर चल रही है, जिस कारण सरकार लोगों को टाइम पर उनके वेजेस भी नहीं दे पा रही। अब डिमांड बढ़ानी है तो इसके बजट को बढ़ाना चाहिए था ना, लेकिन 3 साल से इसका बजट एलोकेशन सेम है, वही 86,000 करोड़। इन्फ्लेशन से एडजस्ट करेंगे तो इसका बजट कम ही हुआ है। इकोनॉमिस्ट का कहना है कि देश के सर्विस सेक्टर में अब भी पोटेंशियल है, स्पेशली एजुकेशन एंड हेल्थ केयर में। यहाँ एक्सपेंडिचर बढ़ाने से नौकरियां जनरेट होंगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगी और अच्छी सुविधाओं का इनडायरेक्ट बेनिफिट इकोनॉमी को मिलेगा। पर सरकार ऐसा नहीं सोचती। स्कूल एजुकेशन का ही एग्जाम्पल लीजिए। इस साल स्कूल एजुकेशन का बजट 78,600 करोड़ है। पिछले साल ये 73,000 करोड़ था। 7.6% का इंक्रीज है, पर महंगाई भी तो इसी दर से बढ़ रही है, इसीलिए ये इंक्रीज ज्यादा मायने नहीं रखता। आए दिन स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में बच्चों के मिड डे मील से अंडे गायब कर दिए गए और राज्यों में भी स्कूल का और शिक्षा का जर्जर हाल है। स्कूल के बच्चे बेसिक गिनती नहीं कर पा रहे हैं, रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं। रिकमेंड किया जाता है कि कम से कम अपने जीडीपी का 6% एक देश अपने एजुकेशन पे स्पेंड करे। हम 4% पर ही अटके हुए हैं। भूटान और सऊदी अरब हमसे कहीं ज्यादा खर्च कर रहा है। और तो और जो बजट एलोकेशन होता है वो जरूरी नहीं है कि सारा खर्च हो। जैसे 24-25 में ही स्कूल एजुकेशन का बजट एलोकेशन था 73,000 करोड़, पर रिवाइज्ड एलोकेशन रहा 68,000 करोड़। 5,000 करोड़ कम होना तो ये चाहिए कि ज्यादा बच्चों को मिड डे मील मिले, मिड डे मील बनाने वालों को भी बेहतर वेजेस मिले। पर पीएम पोषण स्कीम जिससे मिड डे मील्स को फंड किया जाता है, इसका बजट पिछले साल के कंपैरिजन में बस 33 करोड़ बढ़ा है। पिछले साल के 12,467 करोड़ से इस साल 12,500 करोड़। दूसरा बड़ा सेक्टर है हेल्थ केयर का, जो इस बजट में नेग्लेक्टेड ही रहा। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का बजट 88,000 करोड़ से 96,000 करोड़ किया गया है। नेशनल हेल्थ मिशन का बजट पिछले साल के 36,000 करोड़ से इस साल 37,223 करोड़ किया गया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बजट में 29% की बढ़त है। पिछले साल ये 7,300 करोड़ था, इस साल ये 9,406 करोड़ है, क्योंकि रिसेंटली इस स्कीम को सीनियर सिटीजन्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। यही वो आयुष्मान भारत स्कीम है जिसका हर चुनाव में खूब प्रचार होता रहता है। रिसेंटली हरियाणा के 600 हॉस्पिटल्स ने इस स्कीम के अंदर इलाज से मना कर दिया, क्योंकि सरकार ने महीनों से उनका भुगतान नहीं किया है। 400 करोड़ का बकाया है। यही हाल पंजाब के हॉस्पिटल्स का है। गुजरात से भी ऐसी ही खबरें आई थी। हेल्थ एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ेगा तो स्कीम्स कितना भी अनाउंस करें, इलाज की गारंटी नहीं होगी। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ओवरऑल हेल्थ एक्सपेंडिचर को डबल करने की जरूरत है। हम यहाँ क्विक फिक्सेस में लगे हैं। एटलीस्ट जल्दी से बिहार के एम्स दरभंगा को तो चालू कर दो। एग्रीकल्चर के बाद भी करने की जरूरत है। किसानों की आय दुगनी तिगनी तो भूल जाइए, उन्हें एमएसपी की गारंटी तक नहीं मिली है। अपनी बजट स्पीच में वित्त मंत्री ने कहा कि एग्रीकल्चर इज द फर्स्ट इंजन ऑफ ग्रोथ। पर किसके लिए? क्या फाइनेंस मिनिस्टर 1 साल से ज्यादा धरने पे बैठे किसानों को ये बात समझा पाएंगी? बड़े अच्छे शब्दों में पुरानी स्कीम्स को नए अनाउंसमेंट में बदल दिया गया है। क्रूशियल स्कीम्स में ही बजट कट्स हैं। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर का एलोकेशन 5,042.06 से कम है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एलोकेशन 24-25 के 16,800 करोड़ से इस साल में 12,200 करोड़ पे आ गया। 2017-18 में एग्रीकल्चर का एम्प्लॉयमेंट में 44.1% शेयर था। 23-24 में ये 46.1% हो गया। मतलब ज्यादा लोग एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं, शौक से नहीं मजबूरी में, क्योंकि दूसरे सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन गायब है। अब पुरानी स्कीम्स और पुराने एलोकेशंस को कौन याद रखता है?
आप बस नए मखाने खाओ और मखाना बोर्ड को देखो। एक और शॉकिंग बात है रेलवे बजट की। रिसेंटली हमने एक एपिसोड में बात की थी कि रेलवे बजट कितना जरूरी है। इतने एक्सीडेंट्स और रेल की जर्जर हालत के बावजूद रेलवे बजट में कटौती की गई है। पिछले साल ये 2.62 लाख करोड़ था, इस साल ये 2.55 लाख करोड़ है। लेकिन बेरोजगारी और महंगाई का क्या? पिछले बजट की तरह ही सरकार को लगता है कि प्राइवेट सेक्टर से, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से रोजगार आएंगे। इकोनॉमिक सर्वे दिखाता है कि सैलरी जॉब्स 22.8% से 21.1% हो गए, मतलब स्टेबल जॉब्स घट रहे हैं। पर इकोनॉमिक सर्वे इसको स्टेबलाइजेशन कह रहा है, मतलब सरकार पे कोई प्रेशर ही नहीं है कि अच्छे जॉब्स क्रिएट करे। पहले पकौड़े तलने की स्कीम थी, अब AI है। पिछले बजट में धूमधाम से अनाउंस की गई इंटर्नशिप स्कीम आपको याद है? इस साल वित्त मंत्री को बताना चाहिए था ना कि उसकी क्या प्रोग्रेस रही, कितने लोगों ने इंटर्नशिप की और फिर कितने लोगों की नौकरी पक्की हुई, बट नो डेटा। अब भी आप माने या ना माने, मगर प्रूव हो चुका है कि जॉब्स जनरेट करने के लिए सिर्फ प्राइवेट सेक्टर पर, कॉर्पोरेट सेक्टर पर डिपेंड नहीं हुआ जा सकता। टॉप कॉर्पोरेट ग्रुप्स अपने लिए तो खूब प्रॉफिट्स बना रहे हैं, पर जॉब्स काटते जा रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 में टॉप 6 कॉर्पोरेट ग्रुप्स के प्रॉफिट 7.3% बढ़े, पर जॉब्स -0.2% नेगेटिव। इकोनॉमिक सर्वे भी यही दिखाता है कि टॉप 500 कंपनीज का आफ्टर टैक्स प्रॉफिट टू जीडीपी रेशियो बढ़ा है। 2021 में 2.1% से 2024 में 4.8%। मतलब इनको कॉर्पोरेट टैक्स कट से खूब फायदा हुआ है, पर इनसे ना तो जॉब्स बढ़ रहे हैं, ना ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अब तो ये भी प्रूव हो चुका है कि कॉर्पोरेट से ज्यादा टैक्स आम आदमी दे रहा है, फिर भी कॉर्पोरेट छूट और आम आदमी की लूट जारी है। महंगाई पर बजट चुप है, इतना चुप कि टमाटर और गोभी 2 रुपए किलो मिल रहे हैं, पर फिर भी अपनी पीठ नहीं थपथपा सकता। पंजाब में तो किसानों को खुद ही अपनी गोभी की फसल नष्ट करनी पड़ रही है। 2 रुपए पर केजी पर भी लेने वाले नहीं है। कहाँ है महंगाई? बट रियली इसीलिए तो MSP की जरूरत है, ताकि किसानों को उनकी फसल के सही दाम मिल सके। महंगाई पर इकोनॉमिक सर्वे भी हैरान है। अब तो ग्लोबल इन्फ्लेशन ट्रेंड्स भी नीचे आ गए हैं, पर हमारी महंगाई अलग ही ट्रैक रिकॉर्ड पर चल रही है। कच्चे तेल के दाम कितने भी कम हो जाएं, हमारी महंगाई को कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप भी अपने 12 लाख को टैक्स फ्री कराकर चुप रहिए या 12 लाख कमाने की कोशिश में लगे रहिए। हाँ, बिहार वाले थोड़ा खुश हो सकते हैं, मुबारक हो, आपके लिए तो कई अनाउंसमेंट्स हैं। मैं आज बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। करो 50,000 करूं कि ज्यादा करो, 60,000 करूं कि ज्यादा करो, 70,000 करूं कि ज्यादा करो, 75,000 करूं कि ज्यादा करो, 80,000 करूं कि ज्यादा करो, 90,000 करूं कि ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। ये नहीं, ये पिछले इलेक्शन वाले हैं। अब की बार अनाउंसमेंट्स में है न्यू मखाना बोर्ड। अब आप अपने लिट्टी चोखा में मखाना भी ऐड कर सकते हैं। एक नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी खोला जाएगा। आप भी आंखें खुली रखिएगा, कहीं एम्स दरभंगा की तरह घास में ना ढूंढना पड़े। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे, अडानी जी को भी तो देने हैं। 11,500 करोड़ के फाइनेंशियल सपोर्ट से वेस्टर्न कोसी कैनाल एक्सटेंशन, रिनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। ख्याल रखना कहीं गंगा नदी के मॉडर्नाइजेशन की तरह इसका भी मॉडर्नाइजेशन अटका ही ना रहे। बाकी बजट में अडानी भाई के लिए एनर्जी डील्स, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, पावर और डिफेंस डील्स वगैरह हैं। अंबानी ब्रदर के लिए भी काफी कुछ इंतजाम हो जाएगा। इनको एटलीस्ट दुनिया के टॉप 1% की लिस्ट में रखना है ना। क्या हो गया कि इंडिया फोर्ब्स की टॉप 10 लिस्ट में नहीं पहुंचा? तो आम जनता के लिए तो बजट में इतना कुछ है कि मुझे नजर ही नहीं आया। आप लोगों को दिखा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैकनॉमिक्स। मिलते हैं अगले हफ्ते टू क्रैक मोर इकोनॉमिक्स।